नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए सांख्य कारिका के प्रश्नों को लेकर आई हूँ। मैं उनको व्याख्या सहित हल कराऊंगी। आप मेरे चैनल में जाकर पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण श्रीमद् भागवत गीता के प्रश्नों को व्याख्या सहित हल कराया है, जो एग्जाम की दृष्टि से आप सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए ज्यादा समय न नष्ट करते हुए आज हम सांख्य कारिका के प्रश्नों को व्याख्या सहित देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ईश्वर कृष्ण। सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण है। वाचस्पति का योसु टीका, गौड़पाद का मांडुक्य कारिका, व्यास का योग सूत्र, कणाद का वैशेषिक दर्शन और गौतम का न्याय दर्शन आदि। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिकायाः कर्तु नाम अस्ति। तो इनका नाम है ईश्वर कृष्ण। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिका के कारिकाकार हैं, कौन है? ईश्वर कृष्ण। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। भागवत पुराण के अनुसार वे नारायण के ही पंचम अवतार थे तथा कर्दम और देवहूति के पुत्र थे। सांख्य दर्शन कहा जाता है, तो सांख्य दर्शन द्वैतवादी, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य दर्शन को द्वैतवादी कहा जाता है। शास्त्रीय सांख्य प्रकृति और पुरुष के द्वैतवाद को, पुरुष बहुत्व को तथा अनिश्वरवादी वस्तुवाद को मानता है। यह ईश्वर का खंडन तो नहीं करता, किंतु ईश्वर के विषय में मौन रहता है तथा यह मौन अस्वीकृति का ही लक्षण माना जाता है। अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत से जो भी प्रश्न बने हैं उनको एक साथ। पहला प्रश्न है, सांख्यस्य मूल सिद्धांतो अस्ति। तो सांख्य का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकृति पुरुष विवेकः। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत प्रकृति पुरुष विवेक है। व्यक्त कार्य, अव्यक्त कारण रूप प्रकृति तथा चिद्रूप पुरुष के विवेक ज्ञान से उत्पन्न तत्व साक्षात्कार रूप सांख्य शास्त्रोक्त उपाय श्रेयस्कर है। सांख्य का मूल सिद्धांत है, तो सांख्य का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकृति पुरुष विवेक। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य स्वीकार करता है, सांख्य क्या स्वीकार करता है? तो ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप ऐसे ही रट लीजिए, सतः सत जायते। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य सतः सत जायते स्वीकार करता है। सत कार्यवाद यह मानता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है। कार्य उत्पत्ति पूर्व भी सत है। इस मान्यता के कारण इस मत का नाम सत कार्यवाद है। रामानुज वेदांत, ब्रह्म परिमाणवाद शंकर वेदांत, ब्रह्म विवर्तवाद मीमांसा संप्रदाय, सद सत्कार्यवाद चारवाक संप्रदाय, संभववाद। सांख्य ने सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 युक्तियां निम्नवत दी हैं। क्या क्या दी है, इसको आपको याद करना है। असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवा भावात्, शक्तस्य शक्य करणात् और कारण भावात्। फिर से देख लीजिए, असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवा भावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावात्। ठीक है, ये सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 युक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शनस्य सिद्धांतः अस्ति। तो इसका सिद्धांत है सत्कार्यवादः। सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद है। सांख्य कारिका में उल्लेख इस प्रकार है। असद करणाद उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवा भावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावाच सत्कार्यम। अर्थात कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य कारण में विद्यमान रहता है, क्योंकि पहला है, असत या अविद्यमान होने पर कार्य की उत्पत्ति को ही नहीं हो सकती। असत या अविद्यमान होने पर कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। दूसरा, कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारण का ग्रहण अवश्य करना पड़ता, अर्थात कार्य अपने उपादान कारण से नियत रूप से संबद्ध होता है।
तीसरा, सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होते। चौथा, जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में शक्त या समर्थ है उससे उसी कार्य की उत्पत्ति होती है। और पांचवा, कार्य कारणात्मक अर्थात कारण से अभिन्न या उसी के स्वरूप का होता है। प्रधान की सिद्धि में सत्कार्यवाद परम उपयोगी है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शने कार्य कारण सिद्धांत कह? तो इसका आंसर है सत्य कार्यवाद। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है? तो सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद का कारण है सर्वसंभवा भाव। अब हम देखेंगे पुरुष का लक्षण। पुरुष का लक्षण से जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो पुरुष का लक्षण है, तो इसमें से पुरुष का लक्षण है विवेकी। व्याख्या देख लीजिए, पुरुष का लक्षण विवेकी है। सांख्य कारिका में पुरुष के लक्षण के संदर्भ में कहा गया है, त्रिगुणम विवेकी विषय सामान्य चेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीतस्थता च पुमान। अर्थात व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही त्रिगुणात्मक, अपृथक या अभिन्न विषय, सर्वसाधारण, जड़ तथा परिणामी हैं। पुरुष उन दोनों के विपरीत भी एवं सदृश भी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, त्रिगुणात्मक, अविवेकी, प्रसव धर्मी, अचेतन इत्यादि गुणों से युक्त, प्रकृति की भांति नहीं बल्कि विपरीत गुणों वाला पुरुष है। यह पुरुष त्रिगुणात्मक, विवेकी, अप्रसव धर्मी तथा चेतन होता है। अगला प्रश्न है, पुरुष बहुत्वम व्याख्यायी दर्शनम अस्ति? तो इसका आंसर है सांख्य दर्शनम। इसकी व्याख्या देख लीजिए, पुरुष बहुत्वम की व्याख्या सांख्य दर्शन में है। सांख्य कारिका में पुरुष बहुत्वम के प्रसंग में कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जनन मनन इसको देख लीजिए, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। अर्थात जन्म, मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था एक साथ प्रवृत्ति के अभाव तथा गुणों के भेद के कारण पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। अगला प्रश्न है, पुरुष बहुत्व को कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तो पुरुष बहुत्व को सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचायक है? तो भोक्तृभाव जो है वो पुरुष की सत्ता का परिचायक है। इसको देख लेते हैं। भोक्तृभाव पुरुष की सत्ता का परिचायक है। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के संदर्भ में कहा है, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यादधिष्ठनात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। सभी संघातों के दूसरे के लिए होने, त्रिगुणत्व इत्यादि का अभाव होने, सभी त्रिगुणात्मक वस्तुओं के लिए चेतन, अधिष्ठाता एवं भोक्ता की अपेक्षा होने एवं कैवल्य या मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने के कारण पुरुष की पृथक सत्ता सिद्ध होती है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठनात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्त चेष्ट। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये आप आंसर आपको यही मिल गया, पुरुष के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च पुरुष के लिए प्रयुक्त है। कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने से भी पुरुष की पृथक सत्ता सिद्ध होती है। कैवल्य जिसे शास्त्र और दिव्य दृष्टि महर्षि त्रिविध दुख की सार्वकालिक निवृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, बुद्धि इत्यादि के विषय में असंभव है। अतः बुद्धि इत्यादि सुख दुखात्मक तत्वों से भिन्न कोई पुरुष तत्व है। कैवल्य को प्राप्त करने वाला पुरुष है। जैसे स्वेच्छा की पूर्ति के लिए लोग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है। अगला प्रश्न है, कैवल्य को प्राप्त करने वाला या वाली है कौन? पुरुष। फिर है, सांख्य मतानुसार पुरुष है, तो पुरुष जो है न प्रकृति न विकृति।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य मतानुसार पुरुष न प्रकृति न विकृति है। सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण पुरुष के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं, मूल प्रकृतिर विकृतिर मरहदा, मूल प्रकृतिर विकृति महदाध्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृत पुरुषः। इसको आप याद कर लीजिएगा तो आप इसके माध्यम से बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। मूल प्रकृति किसी का विकार अथवा कार्य नहीं है। महत आदि 7 तत्व कारण और कार्य दोनों हैं। 16 तत्वों का समुदाय तो केवल कार्य ही है। पुरुष न कारण है न कार्य ही, अथवा न प्रकृति न विकृति। यह कारिकांश पुरुष के लिए प्रयुक्त है। सांख्य शास्त्र के कुल 25 तत्वों में से पुरुष न तो कारण है न कार्य ही, वह चेतन, भोक्ता, साक्षी और अपरिणामी है। क्या क्या है? चेतन है, भोक्ता है, साक्षी है और अपरिणामी है। गुणों की साम्यावस्था मूल प्रकृति है। ये लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुणों की साम्यावस्था मूल प्रकृति है। महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये 7 कारण कार्य दोनों हैं। ठीक है, महत, अहंकार और 5 तन्मात्रा, ये जो 7 हैं ये कारण और कार्य दोनों हैं। आगे देखते हैं। आकाशादि पंच स्थूलभूत तथा 11 इंद्रियां, इन 16 तत्वों का समुदाय केवल कार्य ही कारण नहीं है। अगला है सांख्य दर्शने पुरुषः अस्ति। तो ये हम लोग अभी देखे हैं इसको, न प्रकृति न विकृति। तो ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। न प्रकृति न विकृति, यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये पुरुष के लिए प्रयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य कारिका में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? तो कितने हैं? 7। इसको देख लीजिए। सांख्याभिमत में 7 तत्व प्रकृति और विकृति हैं, जो इस प्रकार से हैं। महत, अहंकार तथा पंच तन्मात्रा। तो पंच तन्मात्रा में क्या क्या आते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 7 कारण और कार्य दोनों हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमाण, प्रमाण से जितने प्रश्न हैं सांख्य कारिका के उनको देख लेते हैं। सांख्य के अनुसार प्रमाण हैं, तो सांख्य के अनुसार प्रमाण 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसको देख लीजिए व्याख्या। तत्व कौमुदी के शब्दों में यह मुख्य साधन वह चित्रवृत्ति है। तत्व कौमुदी के शब्दों में यह मुख्य साधन वह चित्रवृत्ति है जिसका विषय निश्चित रूप से ज्ञात हो रहा हो, बाधित होने वाला न हो तथा पूर्व से ज्ञात हो रहा हो। ऐसी चित्तवृत्ति से उत्पन्न अतएव फलभूत पुरुषवर्ती बोध प्रमा है। इसी साधन को प्रमाण कहते हैं। सांख्य के अनुसार प्रमाण 3 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। ये एकदम रट जाना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। दृष्टम दृष्टमनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। ठीक है, ये लाइन भी आप याद कर लीजिएगा। दृष्टम अनुमानम माप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। इसको देख लीजिए। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण में ही सभी प्रमाणों के अंतर्भूत होने के कारण सांख्य के ये 3 ही प्रमाण मान्य हैं। प्रमाण से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो वही प्रमाण है। अगला प्रश्न है। सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या है। तो सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? 3। फिर सांख्य कारिका मतेन प्रमाणा नाम संख्या अस्ति। तो इसका आंसर होगा 3। फिर वही प्रश्न है कि प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 3 होगा। अगला है सांख्य कारिका के अनुसार अव्यक्त है। तो इसका आंसर होगा अप्रसव धर्मी। इसको देख लेते हैं। सांख्य कारिका के अनुसार अव्यक्त अप्रसव धर्मी है। अव्यक्त महत आदि कार्यों का मूल कारण है। अव्यक्त सत्व, रजस, तमस गुणों का आधार नहीं अपितु तद्रूप या तदात्मक है। ये लाइन देख लीजिए। सत्वादि ना नाम तद्ध्वम मर्तम तद्रूपत्वात्। ठीक है, सत्वादि ना नाम
तद्ध्वमर्थम तद्रूपत्वात्। सांख्यानुसार अव्यक्त है, इसको हम लोग देख लिए हैं, प्रकृति। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। सांख्य मतानुसार अव्यक्त प्रकृति है, यह मूल प्रकृति की साम्यावस्था है। अव्यक्त इत्यादि सूक्ष्म पदार्थों में भी अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक हैं और इसके अभाव में अव्यक्तादि पदार्थों में तीनों गुणों का अभाव हो जाएगा और कार्य के कारण गुणों से ही युक्त होने से इन अविवेकित्व आदि धर्मों के आश्रयभूत अव्यक्त की भी सत्ता सिद्ध होती है। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ है। तो सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ है भोग और अपवर्ग। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सांख्य के अनुसार पुरुषार्थ भोग और अपवर्ग है। पुरुष की प्रधान विषयक आकांक्षा पुरुष के कैवल्य के लिए प्रकृति अपेक्षित है। संयोग परंपरा के अनादि होने के कारण यह उचित है कि पुरुष भोग के लिए संयुक्त होकर भी कैवल्य के लिए पुनः अभिनव या अन्य संयोग प्राप्त करता है। भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थ ही प्रकृति की प्रवृत्ति का हेतु है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के लक्षण से जितने भी प्रश्न है उसको एक साथ देख लेते हैं। सांख्य की प्रकृति है, कैसी है? त्रिगुणात्मिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, स्वयं अनुत्पन्न होकर भी महत इत्यादि कार्यों को उत्पन्न करने वाली तथा एक होकर भी रजस तत्वमो रज देखिए ऐसे लिखा है, रजस सत्व तमो रूप त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है। क्या है? रजस सत्व तमो रूप त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है। इसका स्वरूप प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था है। अब प्रकृति का गुण इसमें देखते हैं। प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। क्या उत्पन्न है? महत। प्रकृति से साक्षात उत्पन्न महत है सारा जग। ठीक है, प्रकृति से साक्षात उत्पन्न महत है सारा जग, जड़ जगत। इसी जड़ प्रकृति का परिणाम सत्कार्य है। इस प्रकृति का सर्वप्रथम परिणाम महत या बुद्धि है। उसका परिणाम अहंकार, उसके द्विविध परिणाम पंच तन्मात्र और 11 इंद्रियां तथा पंच तन्मात्रों के भी परिणाम आकाश, वायु इत्यादि पंच महाभूत उत्पन्न होता है। तो अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में महदादि प्रकृति के विचार कहे गए हैं। तो इसका आंसर है षोडश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य दर्शन में महदादि प्रकृति के विचार षोडश कहे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को याद कर लेना चाहिए। यहीं पर प्रकृति केवल विकृति या कारण है। इंद्रियों तथा महाभूतों का 16 का गण केवल विकृति या कार्य है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में महदादि प्रकृति के विचार षोडश कहे गए हैं। प्रकृति केवल प्रकृति या कारण है। इंद्रियों तथा महाभूतों का 16 का गण केवल विकृत या कार्य है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबद्ध है क्या? सत्व गुण। इसको हम लोग देख लेते हैं व्याख्या, तो ये प्रश्न समझ में आएगा। सांख्य दर्शनानुसार प्रकाश से संबद्ध सत्व गुण है। ठीक है, सत्वम लघु प्रकाशकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व हल्का अतएव प्रकाशक, रजस प्रवृत्तिशील चंचल अतएव उत्तेजक एवं तमस भारी अतएव अवरोधक नियामक माना गया है। तो आप तीनों का देख सकते हैं कि सत्व जो है वो प्रकाश से संबंधित है, रजस जो है वो प्रवृत्तिशील यानी चंचल है, तमस जो है भारी अतएव अवरोधक है। एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए तीनों ही प्रदीप के समान मिलकर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, लघु प्रकाशक चेति द्वे वैशिष्टे स्तः। तो इसका आंसर है सत्वगुणे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ठीक है, तो ये दिया है कि इनको फिल करना है। तो पहले में हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। देखिए, पहला है लघु प्रकाशकम, तो क्या होगा? सत्वम लघु प्रकाशकम, गुरु वर्णकम तमः,
और फिर है प्रदीपवत अर्थतो वृत्ति उपष्टंभकम चंचलम रजः। तो पहले वाले का हो जाएगा, पहले हो जाएगा सत्व, फिर हो जाएगा तम, फिर हो जाएगा प्रदीपवत, और फिर हो जाएगा रज। ठीक, तो हो जाएगा सत्वम लघु प्रकाशकम गुरु वर्णकम तम, फिर है प्रदीपवत अर्थतो वृत्ति उपष्टंभकम चंचलम रजः। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए यहीं पे, सत्वम तमः प्रदीपवत रजः। पूरी कारिका इस प्रकार है, इसको भरने के लिए दे दिया था। सत्वम लघु प्रकाशकम सत्वम लघु प्रकाश मिष्टमुपष्टंभकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीप वक्षार्थतो वृत्ति। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख के याद कर लीजिए। सत्व गुण होता है, तो सत्व गुण अभी हम लोग देखा था लघु प्रकाशक होता है। इसको देख लीजिए, सत्व का गुण लघु और प्रकाशक है। सांख्याचार्यों के द्वारा सत्व गुण हल्का और प्रकाशकारी माना गया है। इसकी लघुता तथा हल्कापन जो गुरुता या भारीपन का विरोधी है, वस्तुओं के ऊर्ध्वगमन के कारण बनता है। इसे प्रत्यात्मक सत्व गुण प्रीति का सुख अर्थ होने से सत्व सुख स्वरूप है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में रजोगुण होता है। तो सांख्य दर्शन में रजोगुण जो होता है वो उपष्टंभक तथा चल होता है। सांख्य दर्शन में रजोगुण उपष्टंभक और चल होता है। इसे अप्रत्यात्मको रजोगुण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यात्मको रजोगुण भी कहा जाता है। अप्रीति का दुख अर्थ होने से रजोगुण दुख स्वरूप होता है। सांख्य कारिका के अनुसार रजोगुण होता है, तो रजोगुण कैसा होता है? उपष्टंभकम। तमोगुण का प्रयोजन है, तो तमोगुण का प्रयोजन है नियमनम। इसको देख लेते हैं। तमोगुण का प्रयोजन नियमन है। रजस के प्रवर्तक होने के कारण यदि गुरु भारी तमस से नियंत्रित न हो तो लघु हल्के सत्व को हमेशा चलाता रहे। इसलिए तमस रजस के नियंत्रण के लिए होता है तथा इसका स्वरूप विषादात्मकस तमोगुणः इत्यर्थ। विषाद का मोह अर्थ होने से तमोगुण मोह स्वरूप होता है। तमोगुणः भवति, तो तमोगुण भवति क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा तमोगुण भवति भारयुक्तः। क्या होगा? भारयुक्तः। तो ये हो गया इसका आंसर भारयुक्तः। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमोगुणः भारयुक्तः भवति गुरु वर्णकमेव तमः। तमस गुण भारी अतएव नियामक माना गया है। रजोगुण की क्रियाशीलता को रोककर स्थायित्व प्रदान करना इसका कार्य है। अगला सृष्टि निर्माण तत्व से जो प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं। सांख्य में तत्वों की संख्या है, तो सांख्य में तत्वों की संख्या कितनी है? 25। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। सांख्य में तत्वों की संख्या 25 है। मूल प्रकृति, महत, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्र, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, पंच कर्मेंद्रियां, वाक पाड़ी पाद पायु उपस्थ, पंच स्थूलभूत, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, मन, संकल्प विकल्प पुरुष, दृष्टा साक्षी चेतन विवेकी। तो देखिए, बाकी सबको छोड़िए, पहले ऐसे देख लीजिए। पंच तन्मात्रा ये 5 हो गई, 5 ज्ञानेन्द्रियां 10, 5 कर्मेंद्रियां 15, पंच स्थूलभूत ये 20 हो गए। ठीक, उसके बाद हमको टोटल 25 तत्व लेने हैं। तो एक हो गया मूल प्रकृति, दूसरा हो गया महत, तीसरा हो गया अहंकार, और इधर नीचे हो गया एक मन और एक पुरुष। तो टोटल 25 हो गया। अब आपको याद क्या करना है? कभी को पंच तन मात्रा में से कोई एक प्रश्न दे देगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि पंच तन मात्रा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों में श्रोक त्वक
चक्षु जिह्वा घ्राण आता है। पंच कर्मेंद्रियों में वाक पाड़ी पाद पायु उपस्थ आता है। पंच स्थूल भूत में आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी आता है। फिर मन को संकल्प विकल्प कहेंगे और पुरुष को दृष्टा साक्षी चेतन और विवेकी कहेंगे। ठीक है, महत को बुद्धि और मूल प्रकृति अजा। तो टोटल हो गया ये 25। अब आगे हम देखते हैं सांख्य कारिका में कुल कितने तत्वों का विवेचन हुआ है। तो ये हम देख चुके हैं कितने हुआ है, 25। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो इसका आंसर है 25 तत्वों से। सांख्य दर्शने कति तत्वानि मन्यते। तो इसका आंसर है पंचविंशति। तो संस्कृत में ही इस बार प्रश्न पूछेगा तो आपको पंचविंशति ही याद करना पड़ेगा। फिर है सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है। तो अभी हम लोग वहां पे देखे थे कि वहां पे लिखा था पुरुष के आगे चेतन साक्षी, तो पुरुष को कहेंगे चेतन तत्व। सांख्य के अनुसार चेतन तत्व पुरुष है। त्रिगुणादि से अप्रभावी चेतन अधिष्ठाता भोक्ता और कैवल्य या मोक्ष के लिए प्रवृत्त होने से पुरुष की पृथक सत्ता सिद्ध होती है। अब हम इंद्रिय से प्रश्नों को देखेंगे। सांख्य के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, भौतिक तत्व से, बुद्धि तत्व से, अहंकार से और गुणत्रय से। तो किससे होगी, अहंकार से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से होती है। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः तैज साधु भयम। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का सात्विक गुण उत्पन्न होता है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं के तामस गण उत्पन्न होता है। राजस अहंकार से दोनों उत्पन्न होते हैं। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् भूतादेश तन्मात्र स तामसः तैज साधु भयम। अगला प्रश्न है, मन किस प्रकार की इंद्रिय है। तो मन जो है वो उभयात्मक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मन उभयात्मक इंद्रिय है। उभयात्मकम मनः उभयात्मकत्र मनः संकल्प कमिंद्रियम च साधर्मयात् गुण परिणाम विशेषान्नानात्वं बाह्य भेदाश्च। मन उभयात्मक दोनों प्रकार की इंद्रिय है। यह संकल्प करने वाला और इंद्रियों के सजातीय होने से इंद्रिय कहलाता है। अब हम सूक्ष्म शरीर से जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। सांख्य दर्शन के मत से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है 18 तत्वों से और वेदांत में कितने का हुआ है, 17 से। ठीक है, इसको देख लीजिए। सांख्य दर्शन के मत से सूक्ष्म शरीर का निर्माण 18 तत्वों से हुआ है। महत से लेकर सूक्ष्म तक, अर्थात महत, अहंकार, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्र, इनका समूह सूक्ष्म शरीर है, जो शांत, घोर और मूढ़ इंद्रियों से युक्त होने के कारण विशेष कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का समुदाय है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो 18 तत्वों का समुदाय है। बुद्धि, अब बुद्धि से जो भी प्रश्न है उनको देख लेते हैं। सांख्य के अनुसार बुद्धि के परिणाम हैं। तो बुद्धि के परिणाम सांख्य के अनुसार होगा विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य के अनुसार बुद्धि के परिणाम हैं, क्या क्या हैं, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। सांख्य कारिका में इस प्रकार उल्लेख है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। एष प्रत्यय सर्गो विपर्याशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तस्तु 50। इसको देख लीजिए। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि ये 4 बुद्धि के परिणाम हैं और गुणों के न्यूनाधिक के पारस्परिक अभिभाव होने के कारण इसके 50 भेद होते हैं। 5 विपर्य भेदा भवन्त्य शक्तिश्च कर्ण वैकल्यात् 28 भेदा तुष्टिर्नवार्धष्टधा सिद्धि। इसका अर्थ देख लीजिए। विपर्य के 5 भेद कारणों के दोष के कारण,
असक्ति के 28 भेद, तुष्टि के 9 भेद और सिद्धि के 8 भेद होते हैं। अब हम लोग आत्मा से जो भी प्रश्न आए हैं आत्माएं से उनको देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस दर्शन में यह प्रतिपादित किया गया है कि आत्माएं अनेक हैं? तो इसको याद कर लीजिए, सांख्य दर्शन में बोला गया है कि आत्माएं अलग हैं। आत्माओं की अनेकता सांख्य दर्शन में प्रतिपादित है। पुरुष बहुत्वम सिद्धम। कौन सा कथन असत्य है? तो पहले सत्य वाले को देख लेते हैं। प्रकृति बद्ध होती है और मुक्त होती है। प्रकृति से सुकुमार कोई वस्तु नहीं है और ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रकृति ईश्वर है तथा पुरुष जीव है, ये सत्य नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रकृति ईश्वर है तथा पुरुष जीव, यह कथन असत्य है। शेष विकल्प सही है। सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, वह तो प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, जिसमें पुरुष अकर्ता होते हुए भी भोक्ता है। उसी कारण उसे सांख्य को निरीश्वरवादी दर्शन भी कहलाता है। निम्नांकित तालिका में सांख्य कारिका के अनुसार कुछ संप्रत्यय तालिका में उनके भेद अंकित है, उनकी सहायता से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो पहले में चारों को एक ही साथ देख लेते हैं, तो इसकी व्याख्या ही सीधे सीधे देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या है? प्रकृति एकह, प्रकृति विकृति सप्त, विकृति षोडश और न प्रकृति न विकृति अनेक। इसको यहीं पे याद कर लीजिए। प्रकृति एक है, प्रकृति विकृति 7, विकृति जो है वो षोडश है और न प्रकृति न विकृति अनेक। ठीक है, तो मित्रों हमने सांख्य कारिका के सारे प्रश्नों को व्याख्या सहित हल कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।